हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम ड्यू डिलिजेंस का जो फर्स्ट चैप्टर है कंप्लाइंस फ्रेमवर्क उसको करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो क्या क्या चीज़ें हमने इसके अंदर देखनी है और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वो समझते हुए इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और आपको चैप्टर इन डिटेल समझ आ जाएगा। तो अब ये चैप्टर का नाम क्या है? कंप्लायंस फ्रेमवर्क। तो सबसे पहला ही वर्ड क्या है? कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? कंप्लायंस का मतलब जब हमें कोई चीज़ ओबे करनी है, कि भाई जब हमें वो चीज़ फॉलो करनी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लायंस बोलते हैं। कि लॉ ने हमें बोला है कि हमें इस तरीके से इस चीज़ को करना है, तो जब हम उस तरीके से उस चीज़ को करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कंप्लायंस करना बोल देते हैं। तो कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन मस्ट बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। तो यानी कि जब हम अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम किस तरीके से अपना काम करेंगे, तो उसी के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि जो लॉज एंड रेगुलेशंस है वो भी क्या हो, उनका कंप्लायंस होता रहे हमारी उस कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के चलते हुए। तो अब लॉज बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, मतलब कितने ही सारे लॉज हैं इंडिया के अंदर। लेबर लॉ भी है और आपका कंपनीज एक्ट भी है। अगर आप यहाँ पे देखो कंपनीज के अंदर एनवायरमेंटल लॉज है, इनकम टैक्स एक्ट है, इसके अलावा अनगिनत पता नहीं कितने सारे लॉज हैं। तो उन सबको हमें, जो भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल हो रहे होते हैं, हमें कोशिश करनी है कि वो सारे हम कंप्लाई करते रहें। जब भी हम अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि उस स्ट्रेटेजी के अंदर ये कंप्लाइंसेस अपने आप पूरे होते हुए चलते हैं। ठीक है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और जो हमारा मैनेजमेंट है, यही लोग जो होते हैं वो इंश्योर करते हैं इन चीज़ों को। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और जो मैनेजमेंट है, उनको क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना है किसको? स्कोप एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। कि भाई कौन से लॉ को हमें कैसे फॉलो करना है, किसका कितना स्कोप है, किसका क्या इफेक्ट आएगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है हमें। तो उनको इसके लिए क्या करना पड़ता है? एक कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना पड़ता है। यानी कि एक सिस्टम बनाते हैं, एक तरीके से आप इसको एक सिस्टम बोल सकते हो, जो आपके कंप्लायंसेस के अंदर हेल्प करता है, आपकी सारी कंप्लायंसेस बनाता है, करवाता है। उसको हम कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। तो एक तरीके से जो आपका ये रिस्क होता है, कंप्लायंस रिस्क होता है, उसको एक ग्रेट एक्सटेंट तक रिड्यूस कर देता है, क्योंकि इसके हिसाब से हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो हमारी कंप्लायंसेस जो होती है वो टाइम टू टाइम हो रही होती है, अगर हम कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम अपने मैनेजमेंट के अंदर ले आते हैं तो। कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज द इंटायर कंप्लायंस प्रोसेस। तो जितना भी आपका कंप्लायंस प्रोसेस है ना, कि आपकी ये चीज़ें होनी है, ये चीज़ें होनी है, ये सब चीज़ों को चेक करता रहता है कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इसके अंदर आपका कंप्लायंस प्रोग्राम हो गया, जैसे जो आपकी पॉलिसी प्रोसीजर्स हो गए। कंप्लायंस रिपोर्टिंग हो गई, भाई किस व्यक्ति को रिपोर्ट करना है, कि अगर कोई कंप्लायंस नहीं हुई तो उसको पता रहे कि ये चीज़ नहीं हुई है, ताकि वो उसके इंश्योर कर सके कि इसके अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए। कंप्लायंस ऑडिट हो गया, मतलब चेक करते रहना टाइम टाइम पे कि चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इंक्लूड रहती हैं, ये इससे बाहर नहीं रहती, ये इसमें ही इंक्लूड है। यानी कि ये भी चेक करना कि आपका कंप्लायंस हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए क्या पॉलिसीज एंड क्या प्रोसीजर है। अगर कोई नहीं हुआ है तो उसकी रिपोर्टिंग कहाँ पे करनी है, अगर हुआ है तो कहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है। ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इंक्लूड रहती हैं। तो यानी कि कंप्लायंस प्रोग्राम भी हमें समझ आ गया कि क्या होता है। जो आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हो गए, जैसे कि लॉज रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, कि भाई ये इस तरीके से होना चाहिए हमारे पॉलिसी प्रोसीजर, की हमारे सारे लॉज एंड रेगुलेशंस पूरे हो जाए। कंप्लायंस ऑडिट भी आपको समझ आ गया कि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कि इंडिपेंडेंट टेस्टिंग कर रहे हैं, हम चेक करते हैं कि हमारी कंप्लायंसेस हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स अ फुल प्रोसेस। तो यानी कि इसके अंदर कुछ छूटता नहीं है। कंप्लायंस जो आपका मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर ये आपका कोई भी चीज़ छूटती नहीं है, अपने आप में पूरा का पूरा प्रोसेस है, फुल प्रोसेस है ऑफ रिसर्च एंड एनालाइज एज वेल एज इन्वेस्टिगेशन एंड इवैल्यूएशन, सब कुछ इंक्लूड हो जाता है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंपनी सेक्रेटरी जो होता है विद द कोर कंपिटेंस इन कंप्लायंस, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी की क्या होती है? कोर कंपिटेंस होती है कंप्लायंस के अंदर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट। तो कंपनी सेक्रेटरी जो होता है वही यहाँ पे मेन रोल प्ले कर रहा होता है और वो इसको फॉर्म करने में हेल्प करता है। अपने आप जादू से नहीं बन जाएगा आपका कॉर्पोरेट मैनेजमेंट सिस्टम या कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आपको बनाना पड़ेगा। और ये इसके अंदर जो सीएस होता है वो इंपॉर्टेंट रोल या मेजर रोल प्ले करता है इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब किस तरीके से क्या चीज़ होती है, देखो एक तो इसके अंदर आपका कंप्लायंस चार्ट बनना इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट कंप्लायंस चार्ट आप नहीं कर सकते इसको। तो कंप्लायंस चार्ट के अंदर क्या होता है, आप सारी चीज़ें, सबसे पहले तो आप जो भी एप्लीकेबल लॉज आपकी कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं वो लिख देते हो। जैसे कि अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स के कोई पर्टिकुलर प्रोविजंस एप्लीकेबल हो रहे हैं तो वो लिख दोगे, जीएसटी के जो से हो रहे हैं वो लिख दोगे, लेबर लॉज के क्या हो रहे हैं आपके ऊपर, कंपनीज एक्ट के क्या प्रोविजंस हो रहे हैं, सेबी के कौन से प्रोविजंस हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आप अपनी लिख लेते हो, सबसे पहले एप्लीकेबल लॉज को मेंशन कर लेते हो। फिर आप एक्सप्लेन करते हो हाउ
कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़ आर एम्बेडेड इन बिजनेस प्रोसेस, यानी कि जो अब आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, उन एक्टिविटीज़ के अंदर आपने किस तरीके से जो कंप्लाइंसेज है उसको इंश्योर कर रखा है कि मेरी एक्टिविटी होते होते अपने आप कंप्लाइंसेस हो जाए, ताकि उससे जो रिस्क मिटिगेशन है, रिस्क जो है कि अगर नॉन कंप्लाइंस का जो रिस्क है वो साथ के साथ खुद ही कम हो जाए। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले कंप्लाइंस चार्ट के अंदर एक्सप्लेन करनी है और मेंशन करनी है। कंप्लाइंस एडवाइजरी आती है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस चार्ट है, ठीक है। कंप्लाइंस एडवाइजरी आती है, मेंशन ऑफ एडवाइस ऑन कंप्लाइंसेस ऑफ एप्लीकेबल लॉज, इफेक्ट्स ऑफ नॉन कंप्लाइंस। तो आप ये लिखते हो कि क्या इफेक्ट होंगे नॉन कंप्लाइंस के, अगर हम नहीं करते तो इसका ये जो इम्पैक्ट आएगा, तो ये एडवाइजरी एक तरीके की आ जाती है। और एक कंप्लाइंस फिर हम स्कोर कार्ड लगा देते हैं भाई, कि एनालाइज करते हैं कि हमारी जो कंपनी की पोजीशन है वो कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन कैसी है, कि अगर हम कितने लॉस को फॉलो कर रहे हैं, कितने को नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम कंप्लाइंस स्कोर कार्ड बोल देते हैं। तो यानी कि एक कॉर्पोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क के अंदर 3 की कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? कंप्लायंस चार्ट, कंप्लायंस एडवाइजरी और कंप्लायंस स्कोर कार्ड, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? कंप्लायंस चार्ट। तो उसी को इसने आगे इन डिटेल समझाया कि कंप्लायंस चार्ट होता क्या है। तो जो चार्ट है वो एक तरीके से वही सेम चीज़ जो हमने ऊपर समझी है वही समझा रहा है, कि ओवरव्यू करता है ये कि कौन कौन से लॉज आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, जैसे लोकल लॉज हो गए, स्टेट हो गए, भाई अलग अलग स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं लॉज, क्योंकि कुछ स्टेट लॉज भी होते हैं, सेंट्रल लॉज होते हैं, लोकल लॉज होते हैं, तो वो सारे आपके ऊपर कौन कौन से अप्लाई होंगे, इंटरनेशनल लॉज, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स, तो वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़ जो है एम्बेडेड है बिजनेस प्रोसेस के अंदर, जो मैंने अभी आपको ऊपर भी समझाया था, यानी कि किस तरीके से कंप्लायंसेस हम कर रहे हैं लॉज, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड के साथ, और उनको हम इंश्योर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जितनी भी हमारी ऑब्लिगेशंस है, जैसे कस्टमर से रिलेटेड, रेगुलेटर से रिलेटेड कोई चीज़, जो भी हमारा रेगुलेटर है, जैसे हम टेलीकम्युनिकेशन में तो ट्राई हो गया, इंश्योरेंस में तो एडा हो गया, या शेयर होल्डर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, इनके रिगार्डिंग में जितनी हमारी कंप्लायंस ऑब्लिगेशन है वो सारी हम फुलफिल कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें सिंगल चार्ट के अंदर सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि हमें अपने सारे किस तरीके से चीज़ों को फुलफिल करना है। इसके बाद यहाँ पे आता है कि अगर आपका एक वेल डिज़ाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो उसके क्या बेनिफिट होंगे। तो ये ना आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे वेल डिफाइंड का पूछ रहा है, क्योंकि एक आगे चल के एक और क्वेश्चन आएगा बेनिफिट्स ऑफ कंप्लायंस फ्रेमवर्क, और एक यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है बेनिफिट्स ऑफ वेल डिजाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो दोनों में फर्क रहता है। तो यहाँ पे दिया ध्यान रखना कि वेल डिफाइंड पूछ रहा है या बिना वेल डिफाइंड के पूछ रहा है। तो वेल डिफाइंड के क्या बेनिफिट है, तो इसके लिए आप एक्रोनिम से याद कर सकते हो, जैसे कि डीपी रैम टीएम। डीपी जैसे डिस्प्ले पिक हो गया, रैम हो गया, रैम तो आपको पता है कंप्यूटर में होता है, टीएम ट्रेडमार्क हो गया, तो इस तरीके से याद कर सकते हो। डी से क्या आ जाएगा आपका? डैशबोर्ड आ जाएगा, यानी कि अगर आपका एक वेल डिज़ाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो आपको एक कंप्लायंस डैशबोर्ड मिल जाएगा। डैशबोर्ड क्या होता है कि आपको वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि हाँ ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें ऐसे हैं, तो आपको एक कंप्लायंस डैशबोर्ड मिल जाएगा। फिर पी से क्या आ जाएगा? पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स मिल जाएंगे आपको। हमने ऊपर भी देखा था कि जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफिल करते हुए हमारे होने चाहिए सारे। तो अगर आपका अच्छा वेल डिफाइंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क होगा तो आपकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स कंप्लायंस को करती रहेंगी। देन फिर हमारा आर से आ जाएगा जो रैम था, जिसके अंदर एक्सेस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी एक्सेस मिल जाएगी। देन ए से आ जाएगा कंप्लायंस ऑडिट। ऑडिट का मतलब वही हो गया चेक करना, इंडिपेंडेंट चेक एक्टिविटीज़ होती हैं ये। देन क्वालिटी मैनेजमेंट हम कर पाएंगे, एम से हो गया। और टी से हो गया कंप्लायंस ट्रेनिंग, कि हम इसकी ट्रेनिंग दे पाएंगे। अभी ट्रेनिंग आगे आएगा भी। ट्रेनिंग के अंदर यही होता है कि जो भी जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम अवेयरनेस उसके अंदर पैदा करें, उसको बताएं कि किस तरीके से आपको इस चीज़ की कंप्लायंस करनी है। और कंप्लायंस टास्क मैनेजमेंट, एम से यहाँ पे आ गया मैनेजमेंट, की हम क्या करते हैं कि टास्क मैनेजमेंट को कंप्लायंस करते हैं। तो ये सारे क्या हो जाते हैं? बेनिफिट्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बेनिफिट्स हो जाते हैं। किसके बेनिफिट्स हो जाते हैं? अगर आपका वेल डिज़ाइन कंप्लायंस फ्रेमवर्क होता है तो उसके ये बेनिफिट्स हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखने हैं, याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उन्हीं को इन्हें एक एक करके समझा रखा है, मैंने आपको बता दिया। फिर ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है प्रोसेस फॉर सेटिंग अप कंप्लायंस फ्रेमवर्क, या स्टेप्स पूछ लेगा आपसे, या क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, इससे कुछ भी पूछ सकता है, स्टेजेस कुछ भी करके बोल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके, ये 5 बहुत सिंपल है, याद हो जाएंगे, ठीक है। और ये सेकंड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे ना वहाँ पे भी देखना, ये बार बार आएंगे, रिपीट होंगे। तो क्या क्या स्टेज है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। तो भाई सबसे पहले तो हम यही करेंगे, आप आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके ऊपर कौन से एक्ट्स, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर अप्लाई हो रहे हैं। फिर हम क्या करते हैं? कंप्लायंस चार्ट बनाते हैं। ऊपर अभी हमने देखा था ना कंप्लायंस चार्ट बनाना, तो हम इसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताते हैं कि सीनियर मैनेजमेंट की, लीगल डिपार्टमेंट की, कंप्लायंस एग्जीक्यूटर की, किसकी क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं।
देन असेसमेंट ऑफ हिस्टोरिकल कंप्लायंस स्टेटस, कि हमारा क्या जो पहले का जो कंप्लायंस स्टेटस है उसका क्या स्टेटस है हमारा, और उसको हम असेस करते हैं, जैसे कि हमने क्या फाइल कर रखा है, रिपोर्ट, रिटर्न, स्टेटमेंट जितनी भी हमने दे रखी है। देन असेसमेंट ऑफ कंप्लायंस रिस्क, कि अगर हम कंप्लायंस करेंगे तो उसका क्या रिस्क होगा, अगर हम नहीं करते तो उसको हम असेस करते हैं, तो आइडेंटिफाई करते हैं पॉसिबल सिचुएशंस अगर हम नॉन कंप्लायंस करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की। और फिर कंप्लायंस एक्शन रिपोर्टिंग, तो ये 5वां स्टेप होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, इंडिपेंडेंट एजेंसी या जो भी कर रहा था यहाँ पे रेगुलेटर, विद द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, विद कॉन्सिक्वेंसेज सच एज डिस्क्वालिफिकेशन, सस्पेंशन, लॉकआउट, लाइसेंस कैंसिलेशन, की भाई अगर हम ये चीज़ नहीं करते तो यहाँ पे क्या क्या हमें कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने को देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ 5वें स्टेप के अंदर करते हैं। तो इन 5 स्टेप्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम कंप्लायंस फ्रेमवर्क को सेटअप करते हैं, या ये 5 स्टेजेस भी आप बोल सकते हो जिसके अंदर हम कंप्लायंस फ्रेमवर्क को या कंप्लायंस मैनेजमेंट सिस्टम को भी हम सेटअप करते हैं। उसके अंदर भी यही 5 स्टेप हम बोलेंगे कि हमें ये 5 स्टेप करने होते हैं। फिर इसके बाद हम कंप्लायंस चार्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन के अंदर हमें यहाँ पे बताता है क्या, हमने 3 कंपोनेंट देखे हैं अभी तक कि कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर होते हैं, जो हमने ऊपर देख के आए थे क्या क्या। एक तो था हमारा कंप्लायंस चार्ट, कंप्लायंस एडवाइजरी और कंप्लायंस स्कोर कार्ड, यही हम ऊपर देख के आए थे, जिसमें से कंप्लायंस चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वही बता रहा है कि कंप्लायंस चार्ट क्या होता है, वाइटल पार्ट होता है फ्रेमवर्क का जो हम बना रहे हैं यहाँ पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि क्या करता है, शेल गिव मोर फोकस ऑन द प्रिपरेशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट। तो यही हम यही बोलते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किसके ऊपर देना है, कंप्लायंस चार्ट की प्रिपरेशन के ऊपर। फिर अब ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके की आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कैसी इंडस्ट्री में हो, कैसे सेक्टर के अंदर हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका जो चार्ट का प्रिपरेशन है। तो हम क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं इसके अंदर, हम मतलब जब हम अपने कंप्लायंस चार्ट को बना रहे होते हैं तो हम इन एक्टिविटीज़ को देखते हैं, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंसेस अंडर एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिस्क असेसमेंट, रिस्क मिटिगेशन, जिसके अंदर हम ट्रेनिंग को भी इंक्लूड कर लेते हैं, कंप्लायंस मॉनिटरिंग, कंप्लायंस रिपोर्टिंग। तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं कंप्लायंस चार्ट बनाते हुए। देन कंप्लायंस चार्ट के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें वही जो हमने ऊपर देखी है वही चीज़ें यहाँ पे आ रही है, जैसे कि इनहेरेंट एंड मैनेज रिस्क लेवल क्या है, ठीक है, जैसे रेफरेंस टू द की कंप्लायंस रिलेटेड लॉज, की भाई ये रिलेटेड लॉज है हमारी कंपनी से और ये हमें फुलफिल करने हैं रेगुलेशन, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से। कंसाइज स्टेटमेंट आ जाती है रेलेवेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस की। तो वही चीज़ें हैं, ये तो ये रीड करके भी समझ आ जाएंगी कंटेंट ऑफ कंप्लायंस चार्ट, इसमें समझाने लायक नहीं है। आगे चलते हैं, रोल ऑफ सीएस इन क्रिएशन ऑफ कंप्लायंस चार्ट। तो इनके क्या रोल होते हैं, वही सेम चीज़ आगे देखो जो आप ऊपर पढ़ के आए थे कि आपने एप्लीकेबल लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन को आइडेंटिफाई करना है, रिस्क असेसमेंट करना है, कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन करना है, कंप्लायंस मॉनिटरिंग करना है, कंप्लायंस रिपोर्टिंग करना है। तो वही क्या आ गए, 1 2 3 4 5 सेम आ गए, रिपीट, उन्हीं चीज़ों को बता रखा है इसने, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे आता है कंप्लायंस रिस्क रिव्यू एंड अपडेशन। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको क्या करना है कि जो कंप्लायंस रिस्क है, अगर आप कंप्लायंस रिस्क देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो क्या कर देता है, पॉसिबल कर देता है बिजनेस के लिए टू टेस्ट इफ रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़ आर वर्किंग प्रॉपरली, कि भाई अगर आप ओवरव्यू कर रहे हो, उसको देख रहे हो, सही से रिव्यू करते रह रहे हो, तो ये आपको इंश्योर कर देगा कि जो आपकी रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप अप्लाई कर रहे हो, वो सही से काम कर रही है, वर्किंग प्रॉपरली। फिर ये वो ट्रेनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन वाली बात आ जाती है कि आपको अपने कंप्लायंस फ्रेमवर्क के अंदर क्या इंश्योर करना है कि आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है वेरियस कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स की, जो भी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स है ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए इंडिविजुअल्स के बीच में, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए, कि भाई इसको ये चीज़ कंप्लाई करनी है, तो आपको इंश्योर करना है कि इसको पता है कि इसको ये चीज़ कंप्लाई करनी है। तो ये आपका ड्यूटी बनती है कि आपको उनको ट्रेनिंग देनी है और इंश्योर करना है कि आपके अंदर ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही है। देन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट की, क्या सिग्निफिकेंस है या क्या इंपॉर्टेंस है कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट की। जैसे अपने हमने वेल डिफाइंड ऊपर उसकी देखी थी, ऐसे यहाँ पे कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट की सिर्फ सिग्निफिकेंस आ जाती है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर आपका क्या आ जाता है कि भाई आप अगर आप सही कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट करते हो तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपके ऊपर पेनल्टीज नहीं लगेंगी, आपको हेल्दी रिटर्न मिलेंगी, आपको एक सेफ्टी वॉल्व आपके ऊपर लग जाएगी कि भाई आप नॉन कंप्लाइंस आपकी नहीं हो रही, ऐसा नहीं होगा, कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, आपकी इमेज बेटर हो जाएगी आपके ब्रांड की, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी आपकी, भाई लोग मानेंगे, सब मानेंगे कि भाई आप सही हो,
आपकी गुडविल इंक्रीज हो जाएगी और आपको एक गुड कॉर्पोरेट सिटीजन की रिकॉग्निशन मिलेगी अगर आप गुड कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट करते हो तो। ठीक है, देन ये अपेरेंट, एडिक्वेट एंड एब्सोल्यूट कंप्लायंसेस होती है। सिंपल सी चीज़ है कि भाई अपेरेंट कंप्लाइंस जो लोग करते हैं, अपेरेंट मतलब ये बहुत ख़राब कंप्लाइंस मानी जाती है एक तरीके से, कि भाई ऐसा लग रहा है कि आप कर रहे हो बट एक्चुअली में हो नहीं रही है। ये नॉन कंप्लाइंस से भी बेकार होती है, जहाँ पे आपने एक्चुअली में करी ही नहीं। जैसे कि आपने कुछ मीटिंग नहीं बुलाई और उसके बिना ही आपने उसके नोटिस, एजेंडा, मिनट्स बना दिए, तो उसको हम अपेरेंट कंप्लाइंस बोलते हैं। एडिक्वेट कंप्लाइंस होती है भाई लॉ में लिखा है आपको ये चीज़ करनी है, आपने वो चीज़ कर दी, तो वो इन लेटर जब आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो एडिक्वेट कंप्लाइंस है। और एक होती है एब्सोल्यूट कंप्लाइंस। एब्सोल्यूट कंप्लाइंस क्या है, जहाँ पे आप स्पिरिट ऑफ द लॉ को फॉलो कर रहे हो कि जो उसके पीछे उसकी नीयत थी लॉ की, आपने उसको भी उस तरीके से फुलफिल किया है, तो वो हमारी एब्सोल्यूट कंप्लाइंस होती है जो हम चाहते हैं करना। फिर सेक्रेटरियल ऑडिट वाला तो अभी आगे पूरा टॉपिक आएगा ही। फिर सीएस का क्या रोल रहता है, तो ये तो कंप्लाइंस मैनेजर होता है। ठीक है, तो इसकी ये ड्यूटी होती है कि जितनी भी रेगुलेटरी प्रोविजंस हैं जो हम जो अप्लाई हो रहे हैं हमारे ऊपर, वो सारे ये इसको अप्लाई करवाए, फुलफिल करवाए। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये इसी ने अप्लाई करना है, कंप्लायंस मैनेजर ने। ठीक है, तो इसी की ड्यूटी बनती है। ये सब्जेक्ट मेनली सीएस के लिए ही है कि भाई कोई कॉन्टीन्यूस डिस्क्लोजर्स करने हैं सेबी एलओडीआर के हिसाब से, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, तो वो सारे ये फुलफिल करवाएगा। ठीक है, कोई कंटीजेंट लायबिलिटीज़ हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स हुई है जैसे सेबी एलओडीआर बोलता है जिसके लिए, तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या डिस्क्लोजर्स होने चाहिए डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फुलफिल कराता है। तो जो एक कंपनी सेक्रेटरी है उसको इंश्योर करना होता है कि जो दीज डिस्क्लोजर्स आर मेड टू शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट, कि भाई ये सारे डिस्क्लोजर्स कैसे हों, ट्रू लेटर एंड स्पिरिट के अंदर हो। तो ये चीज़ें हमारी इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, जो हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। और ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट डन है। इसके अंदर बस आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, बीच का जो टॉपिक कोई नहीं भी रीड किया उसको रीड कर लीजिए, क्योंकि वो आप खुद भी पढ़ोगे समझ आ जाएगा। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सारी समझा दी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।